पहलगाम आतंकी हमले का मकसद भारत में अशांति फैलाना था। देश की गंगा जमुनी संस्कृति में सांप्रदायिकता का जहर घोलना था। इस सच को भारत का बच्चा बच्चा समझता है, लेकिन एक मटके से प्यास बुझाने वाले भारतीय समाज ने फिरका परस्तों के चाल की हवा निकाल दी है। पाकिस्तान को गुरूर रहा होगा कि जिस नफरत की नींव पर उसने अपने देश, अपने समाज की नींव रखी, बंटवारे की उस बीज की फसल वो भारत में भी काटेगा। लेकिन पाकिस्तान फेल हो गया। उल्टा उसे अपनी इस नापाक हरकत की क्या कीमत चुकानी पड़ रही है, उसका तमाशा पूरी दुनिया देख रही है। पाकिस्तान को सबक सिखाने वाले भारत की 140 करोड़ जनता आतंकी फितरत रखने वालों के खिलाफ है। पूरा देश एकजुट है और यही फिरका परस्तों की सबसे बड़ी मात है। लेकिन धर्म पूछकर हत्या करने और समाज को बांटने वाली इस जहरीली साजिश को क्यों देश के मुस्लिम समुदाय ने नकार दिया? आखिर कैसे एक मनके में पिरोई माला वाला देश का आज समाज अटूट रहा? आज डायलॉगस के इस खास कार्यक्रम में हम इसी पर बात करेंगे, जिसमें हमारे साथ रहेंगे जावेद यूनुस साहब, जिन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय से लेकर लंदन से पढ़ाई अर्जित की। देश और विदेश की जानी मानी कंपनियों में काम किया, मसलन ONGC, IFCI, सऊदी अरामको, ये सब कंपनियां हैं। देश और समाज को उन्होंने बहुत कुछ दिया है। जब देश लड़ाई में कूद पड़ा है, देश के हिंदू और मुसलमान हाथ जोड़कर चट्टान की तरह डटे पड़े हैं। अभी सबकी जबान पर सोफिया कुरैशी है। हम आज बात बेहद साधारण करेंगे, लेकिन यही बातें इस देश को असाधारण बनाती हैं। डायलॉगस में आपका स्वागत है। मैं हूं पवन कुमार। जावेद साहब, देश में पिछले कई दिनों से जंग की बातें चल रही है, जंग चल रहा है। अभी फुल ब्लोन नहीं है, लेकिन हालात अच्छे नहीं हैं, संकेत अच्छे नहीं हैं। इस वक्त इससे बेहतर कोई और बात नहीं हो सकती। एक बार फिर हिंदू और मुसलमान दोनों समुदाय इस देश में उस तरह की बातें करने लगे हैं जो जिससे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसे लगता है जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं हो, सब कुछ ठीक था, कोई बात ही नहीं थी। इससे बेहतर वक्त और इससे बेहतर कोई समय नहीं हो सकता जब इसके बारे में बात की जाए कि इस देश में हिंदू और मुसलमान इस देश के लिए कितने ज़रूरी हैं, इस देश में उनका क्या महत्व है और इस देश की एकता में उनका क्या योगदान है। पहलगाम के बाद जो हुआ उसको किस रूप में आप देखते हैं? दोनों नाते, भारतीय होने के नाते, मैं जानता हूं कि भारत आपके दिल में है, भारतीय होने के नाते और एक ख़ास समुदाय से मुतल्लिक हैं आप, उसके नाते आप क्या कहना चाहते हैं? जहाँ पे नफ़रत और जहर फैलाया जा रहा हो, वहाँ पे इस बात पर मेरे ख्याल से तवज्जो पेश करना हम दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद पवन जी, आपने मुझे अपने डायलॉगस के इस वार्ता पर बुलाया। आपने मुझे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आई एम डिलाइटेड टू बी हियर। और ये जो आपका आज का विषय है, ये मेरे वाकई दिल के बहुत करीब है, क्योंकि मैं एक भारतीय नागरिक हूँ, सबसे पहले भारतीय हूँ, और भारतवर्ष के जो इंटरेस्ट हैं वो मेरे दिल में सबसे पहले हैं। बाकी चीज़ें सारी बाद में हैं कि मैं किस धार्मिक समुदाय से जुड़ा हुआ हूँ, कौन सा किस तरीके से मैं ऊपर वाले का नाम लेता हूँ जी, उसकी स्पेलिंग क्या है, ALLAH या कुछ और, ये सारी चीज़ें बात की हैं। जो बहुत एक बेसिक बात है कि ये मेरी ज़मीन है, ये मेरी सरज़मीं है और इसी से मैं जुड़ा हूँ। तो इसके नाते मैं कहना चाहूँगा कि जो आपने मुझसे पहलगाम वाली बात पहुँची है, तो बहुत ही दर्दनाक, कंप्लीटली कंडेमेबल, एब्सोल्युटली अनफॉरगिवेबल किस्म का हादसा था। अब भारत इस चीज़ को टॉलरेट नहीं करेगा और भारत को ये चीज़ें टॉलरेट नहीं करनी चाहिए। और यहाँ से मैं एक दूसरे विषय पर जाऊँगा। वो विषय ये है कि जब हम when we talk about India, then we don't talk about the
एक एक समुदाय या दूसरे समुदाय के बारे में हम बात नहीं करते हैं। हम बात करते हैं एक बहुत बड़े नेशन के बारे में, जी नेशनहुड के बारे में, अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट के बारे में, अपनी एकता के बारे में। इट इज़ अ बुके, इट इज़ अ वेरी, इंडिया इज़ अ वेरी फ्रेग्रेंट बुके of of all things good. So I think we should go beyond this talk of communal harmony and all that, because that is something we should presuppose. It should be a fact. Communal harmony, coexistence बहुत ज़रूरी है। देखिए, ये हर कोई जानता है इस देश में, जो यहाँ के रहनुमा हैं, यहाँ के जो हमारे और आपकी तरह के जो साधारण लोग हैं, वो ये समझते हैं कि उनका उद्देश्य आतंकवादी कार्रवाई के बाद जो सबसे बड़ा उद्देश्य ये था वो कि हिंदू मुसलमान के बीच में और खाई पैदा की जाए, एक दूसरे को लड़ाया जाए ताकि उनसे लड़ने की ज़रूरत ना पड़े, ये आपस में लड़ भिड़ के मरेंगे। इसको इस देश के हिंदुओं ने समझा, इस देश को के मुसलमानों ने समझा, मैं ऐसा समझता हूँ। इस पे क्या कहते हैं आप? क्यों कहीं कोई घटना नहीं हुई, कहीं किसी ने किसी को मारा नहीं, कहीं किसी ने किसी को थप्पड़ नहीं मारा, कहीं किसी के घर में आग नहीं लगाई, क्योंकि हालात तो उन्होंने पैदा कर दिए थे। जब कहा कि नाम पूछा है तो आप एक सर्टेन कम्युनिटी को वहाँ से आप अलग कर रहे हैं उससे, लेकिन उस पूरे आइडिया को इस देश के लोगों ने रिजेक्ट किया। मेरा पूरा फेथ है इंडियन सिटीजन की एक डिसर्निंग कैपेसिटी में। हिंदुस्तानी लोग, भारतीय अब जान गए हैं कि ये सारे मुद्दे क्यों खड़े किए जाते हैं, क्यों उकसाया जाता है। वाई इज द मेजॉरिटी प्रोवोक्ड टू टेक एक्शंस? ऑब्वियसली इसकी वजह यह है कि बीच में फूट डालना, लेकिन वो फूट पड़ नहीं पाई। ये बहुत अच्छी बात है कि वो फूट पड़ नहीं पाई। कई लोगों ने कोशिश की, कुछ लोग बह के, कुछ लोग दह के, लेकिन फिर भी जो टेररिस्ट था वो कामयाब नहीं हुआ। हाँ, एक तरीके से वो उसकी हार हो गई, और हार यूं हो गई क्योंकि उसको सराहने वाली जो शक्तियां हैं, अब वो शक्तियां जो हैं, दे विल बी पेइंग थ्रू देयर नोज। सो इस तरीके से उनकी हार हुई है अकॉर्डिंग टू मी, और उनकी जीत इस मुल्क में नहीं हो सकती, कम से कम आज तक हुई नहीं है। बहुत उन्होंने बहुत कुछ किया है, बॉम्बे में किया, इधर किया, उधर किया, लेकिन ये बड़ी धैर्य की बात है ऑन द पार्ट ऑफ द मेजॉरिटी कम्युनिटी ऑफ द कंट्री, दैट नथिंग सो मेजर हैज हैपेंड टुडे दैट कैन बी कंसिडर्ड कैलामिशस। वो इस बात को क्यों नहीं समझते हैं? मेरा पर्सनल अनुभव है, मैं देखता हूँ कि कई बार कि फ़र्ज़ करिए कि हम लोग किसी जगह गए तो हिंदू हैं, पासपोर्ट दिया 3 मिनट में पास करिए, मुसलमान हैं वो 3 मिनट में पास करिए। हिंदुस्तानी होना चाहिए, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि ये हिंदू हैं या मुसलमान हैं, इंडियन होने चाहिए। आप पाकिस्तानी हैं, पासपोर्ट दीजिए, वो आपको 5 मिनट देखेंगे, 7 मिनट देखेंगे, पलटेंगे, उल्टेंगे। वो देश इस बात को क्यों महसूस नहीं करता कि जिस मकसद में वो कामयाब आप 70-75 साल में नहीं हुए, उसमें आगे भी कामयाब आप नहीं होंगे? ये रियलाइजेशन नहीं होता क्या? शायद ये रियलाइजेशन नहीं होता है, शायद एक्चुअली क्या है कि लेट मी टेक दिस, थोड़ा मैं पीछे जाता हूँ। जब पाकिस्तान वाज क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ अ टू नेशन, टू कम्युनिटी, टू नेशन थियोरी, जो हम सब लोग जानते हैं, थियोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पर पाकिस्तान की स्टेट बनी जाके, बाय स्टेट आई डोंट मीन प्रोविंस बट स्टेट ऑफ द कंट्री पाकिस्तान। तो उसमें फॉर एग्जाम्पल चौधरी एक वन ऑफ द अर्लियर प्रोपोनेंट्स ऑफ द थियोरी ऑफ टू नेशन थियोरी वाज चौधरी रहमत अली, कैम्ब्रिज में। हाँ जी, 1933 में मैंने उनका कहीं पढ़ा था, उन्होंने कहा था कि दिस वाज द जेनेसिस ऑफ द, ये एटिमोलॉजी जो है वर्ड पाकिस्तान की। तो लोग अब कहते हैं पाकिस्तान, तो पाक मतलब साफ, स्थान मतलब साफ जगह, स्थान साफ जगह, लेकिन वो तो बाद में आया है। मेरे ख्याल से पहले आप अगर उसकी एटिमोलॉजी में जाए तो वहीं समझ में आ जाता है कि चौधरी रहमत अली ने कहा था कि पी फॉर पंजाब, ए फॉर अफगानिया, द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, PA, K for Kashmir,
Sindh S and Tan Baluchistan. हम्म, So this was, I mean, उनकी तो etymology ही यही थी, एक geography उन्होंने देखी where there was a majority of Muslims, and it's on the basis of that this whole thing was conceived. हम्म, So that's one. Then we move on to the time of partition. I mean, if you take, for example, Mr. Muhammad Ali Jinnah, हम्म, who's called the father of the nation in Pakistan, I would, at any given point in time, anybody knows, it's common knowledge now, that how much of a practicing Muslim was he? हम्म, वो खुद कितने, मतलब यह है कि खुद कितने अच्छे पावन मुसलमान थे, हम्म, ये मैं किसी से भी पूछना चाहूँगा, और इसका जवाब शायद कोई भी दे सकता है. हम्म, इसके आगे मैं इसका वो नहीं करूँगा. आई विल नॉट डिटेल दिस फर्दर. Secondly, at the time of partition, 35% of Muslims, 35% जी, chose to stay back in India. Why was that? अब अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आप कहेंगे शायद कि because they were not forced to leave, क्योंकि उनसे जाने को नहीं कहा गया, क्योंकि उन्हें निकाला नहीं गया, क्योंकि they were not virtually thrown out of the nation. No, that's not the reason. What was the philosophical reason? It has to do with the Hindu philosophy. Actually, it doesn't have so much to do with the politics of the day, because people draw in Mahatma Gandhi and Jawaharlal Nehru, and there's always a political, ideological divide on, commenting on this. But the basic fact is that Hinduism as a religion is all embracing. It incorporates the idea of Vasudeva Kutumbakam, which actually, it's a Sanatan, concept, which actually looks at the entire universe as a single entity, all living creations as a single entity connected by one big Atma. The whole thing is one, and therefore, if you pain somebody else, then you pain your own self. If that is the basic concept of the aggregated concept of a particular community, then it becomes very easy under the aegis of that to form a plural democratic republic. And that is what happened. India was a plural democratic republic. क्या भाव आता है आपको ये सब देख के? झुंझलाहट होती है, निराशा होती है, गुस्सा आता है, नफरत होता है इन सब चीज़ों से? क्या मतलब कैसा भाव आता है आपको? हम मुझे गुस्सा आता है इस पे, क्योंकि हमने भी अपनी अपब्रिंगिंग में ऐसा कभी देखा नहीं. हम लोगों की कभी अपब्रिंगिंग में ऐसा कोई स्टेज नहीं रहा जहाँ पे इस तरह की बातों की कोई जगह हो. हम तो ऐसे स्कूल में पढ़े जहाँ पे वो सभी फेथ के लोग थे. हम उस कॉलेज में पढ़े जहाँ पे, मैं उस शहर में पढ़ा हूँ जहाँ पे बड़ी ढेर सारी आबादी मुसलमानों की है. तो हमें कभी महसूस नहीं हुआ. इसलिए कम से कम मुझे लगता है कि मुझे गुस्सा आता है. आपका क्या भाव आता है जब आप ऐसी कोई सिचुएशन फेस करते हैं? या मान लीजिए कभी आपके साथ ऐसा लगा हो कि आपके साथ एक पर्टिकुलर व्यवहार ऐसा हुआ जब आपको लगता है कि साहब अगर हम हिंदू होते तो शायद ऐसा व्यवहार नहीं होता? फ्रैंकली मैंने तो आज तक कोई ऐसी चीज़ नोटिस की नहीं कि अगर मैं हिंदू होता तो मेरे साथ बेहतर व्यवहार होता. मैं तो ऐसा नहीं समझता. लेकिन हाँ, जब मैं देखता हूँ कि मैं एक मेजॉरिटी कम्युनिटी के प्रति कुछ ऐसी चीज़, अब तो सोशल मीडिया आ गया है और एवरीथिंग, ऑल इंफॉर्मेशन, ऑल कमेंट्स, ऑल प्रेजुडिस, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन द सोशल मीडिया. तो मैं तो जिनसे मिलता भी हूँ, जो लोगों से मिलता हूँ, उनसे किसी की भावना किसी ने ऐसी प्रकट नहीं की, एंटी मुस्लिम भावना या एंटी किसी समुदाय की भावना. लेकिन मैं सोशल मीडिया पर देखता हूँ, बहुत गलत भावनाएं देखता हूँ उस पर, तो मुझे दुख होता है. आपको गुस्सा आता है, मुझे दुख होता है. मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है, क्योंकि इतने साल, इतनी डेकेड्स जो मेरी सरजमी है, मैं तो कभी इससे अलग हो ही नहीं सकता. तो कैसे लोग सोच सकते हैं कि मैं उनकी तरह नहीं हूं, कोई और हूं? तो ये दुखद बात है ना. ये तो मुसलमानों को ये साबित करने की जरूरत क्यों पड़े? बिल्कुल क्यों जरूरत पड़े? और अगर मान लिया कि एक बहुत बड़े समुदाय में एक आध कोई, इफ देयर आर सम एबरेशंस, कोई एक आध एक्सेप्शन है,
तो व्हाई शुड द होल कम्युनिटी बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल? मैं कहता हूँ अपने को रिलीजनिस्ट से, जब मैं ऐसे सोशल मीडिया देखता हूँ और लोग हैरान रह जाते हैं और वो पूछते हैं कि क्या हो रहा है, तो मैं कहता हूँ कोई बात नहीं है, ये जो है ये दिस इज अ माइनॉरिटी ऑफ द मेजॉरिटी which is which is vocally negative. Please don't, I mean, take it to heart, because the majority of the majority, a lot of them are silent people. A lot of them are observing it, they are not liking it. शायद उन्हें भी दुख होता हो, और मुझे लगता है कि उन्हें दुख होता है. और बाय द वे, मेरे तो ज्यादातर मित्रगण जो हैं वो सब मोस्ट ऑफ देम आर हिंदूज. I mean, if I take the population, or rather the sample size of my acquaintances and friends, I think 90% are Hindus. So I mean, I don't feel any problem, and I don't think they have any problem with me. I'm sure they don't have any problem. पाकिस्तान को इस देश के मुसलमानों की चिंता क्यों करनी चाहिए? चिंता किस तरीके से? उनको लगता है कि नहीं, इनको आज़ाद करा देंगे, ये परेशानी में हैं, ये हमारे भाई हैं, हमें इनकी चिंता करनी चाहिए, वहाँ की सरकार नहीं कर रही है, वहाँ के हिंदू नहीं कर रहे हैं, उनके साथ अत्याचार हो रहा है. मतलब इतना फिक्र क्यों हमारा वो करें? यहाँ के मुसलमानों की क्यों फिक्र करना उनको? उन्हें एक्चुअली इंडियन मुस्लिम्स की बिल्कुल भी फिक्र नहीं करनी चाहिए. उन्हें अपने लोगों की फिक्र करनी चाहिए. यहाँ पर एक जो इंडिया से मुस्लिम्स वहाँ गए थे 1947 में पाकिस्तान, उन्हें एक लेबल दिया गया है मुहज्जिर. वैसे तो मुहज्जिर अच्छा लफ्ज है. अच्छा, क्या मतलब होता है इसका? हाँ, मुहज्जिर का मतलब होता है वो जो माइग्रेट किया हुआ, जो प्रॉफिट के साथ माइग्रेट किए थे ना, तो दैट वाज, तो मुहज्जिर इज अ गुड वर्ड. इट मींस immigrants, I mean, who have come to the right, the chosen land. So now at any given point in time, you have to carefully consider what is the state of those immigrants who migrated to Pakistan in 1947 from the Indian side. It is not good. They are impoverished. Most of them have not been given a pride of place in that society. Muhajir is a good word, but it's a bad description in Pakistan. आप इस देश में अच्छे क्लास की आपने पढ़ाई की, अच्छा एजुकेशन लिया, अच्छी नौकरियां की, समाज की सेवा की, 10 लोगों को नौकरी में आपने मदद भी किया होगा, 10 लोगों को सही जगह पे सेट किया होगा. ऐसे मदद करते हैं हम लोग. आपको लगता है कि ये सोसाइटी प्लूरल सोसाइटी है जहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन की कोई जगह नहीं है? जो लोग बोलते हैं वो चंद फ़ायदों के लिए किसी पर्टिकुलर टाइम में इस्तेमाल करते होंगे, बट अदरवाइज इस देश का ही कैरेक्टर नहीं है. पवन जी, मैं आपको अभी जो पिछला इंटरवेंशन था उस पर ले आता हूँ जी, कि जो हिंदू समुदाय है वो हिंदू है, और वो हिंदू यूं है क्योंकि वो प्रैक्टिस करता है हिंदुइज्म, और हिंदुइज्म की एक फिलॉसफी है, एक बेसिक एथिक्स है, एक ईथॉस है. उस ईथॉस that I will once again refer to that all embracing ethos. I don't think it is in the ethos of Hindus, to actually, once again, what I would like to say is that in Christianity, in Islam, in other religions, coexistence is on the basis of tolerance. But in Hinduism, it is not on the basis of tolerance. It is on the basis of acceptance. Hinduism accepts all other forms of life, people, everything. Vasudeva Kutumbakam. Also, this Atma, universal Atma concept, if you go back to the Upanishads, it's very clear कि एक आत्मा है जिसमें सभी लोग जिससे कनेक्टेड हैं. तो ये जो है, how can one possibly feel, that the average Hindu mindset will look at some kind of an exclusion. It's not possible. And that is why we are a democracy and a plural democracy. अच्छा, इस देश में हिंदू मुसलमान के बीच में मैं मान के चलता हूँ कि चलिए अगर कुछ तलखी है, कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? इंटेलेक्चुअल्स हैं, किस देश के पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जिन्होंने वक्त बे वक्त उसका इस्तेमाल किया लेकिन ध्यान नहीं दिया,
तब तलखी तलखी वो काम किया जाए जिसमें तलखी मिटाई जाए। तो तलखियाँ तो साहब यूँ हैं। इसको मैं थोड़ा और पैराफ्रेज करूं आपके लिए। जी। मैं देखिए मैं मुझे लगता है कि अगर जो राजनीति करते हैं वो अगर खाई पैदा करते हैं तो बात हमें समझ में आती है। जब इंटेलेक्चुअल्स ऐसी बात करने लग जाते हैं तब खतरा तब लगने लग जाता है। मेरे ख्याल से मैं आपको अपनी बात समझाने में कामयाब रहा। जी, 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 जी। You know, there is a sentiment, a national sentiment that is created at any point in time. It might favor the inclusion of minorities. At other times, it may not favor a very healthy inclusion, so to say, of other groups, the non-majority groups. So at such times, the intellectual belongs to a particular political ideology that you are talking about. Because ideologies are of great import in this. एक ideology होगी, जी उस ideology के basis पर एक opinion होगा या एक विचारधारा बनेगी. तो वो it changes with time. It is very dynamic. So for example, the concept of secularism, the 42nd Amendment, it came into it was done in 76. It came into being in 77. Now a particular political party, a particular prime minister leader is discredited with containing the concepts of secularism in the constitution. However, it is often forgotten that articles 14 to 30, most of the articles between 40 to 30 imply a kind of a plural coexistence of all religions. And what does it say? It says that state will have nothing to do with religion. It will not favor any religion. That's all. It doesn't talk about becoming, it's not atheistic in that sense, number one. And number two, it has no proclivity to one particular religion, despite it being the majority religion in the country, which is a very progressive thought for that time, whether in 70s or for that matter in 40s, 47. So if the intellectual is actually belongs to that school where he does not favor secularism or pluralism, that is for a certain reason. That is because he backs a certain ideology. It's all right. And I think we should be tolerant of it. So what does Hindu-Muslim unity mean to you? And like if we, number one. Number two is how can we create more inclusive and accepting environment from different backgrounds? And the third one is that Hindu-Muslim unity, how important it is for the progress and development of the economy like us. Basically, आपका जो प्रश्न है जी बहुत ही it's a very very pertinent question, I would say. No society, no polity or nation, society and polity is equal to nation, can progress without a stable economy and polity. स्टेबिलिटी आ नहीं सकती जब तक हार्मनी और पीस नहीं हो. हार्मनी और पीस जब तक नहीं हो सकता जब तक कोएग्जिस्टेंस ऑफ इट्स वेरियस कंपोनेंट्स ना हो. तो वी डेफिनेटली गो डाउन टू द लेवल ऑफ communal harmony. It is very very important. It is absolutely seminal to the idea of national progress. It cannot happen without there being progress. Economic development and progress simply cannot happen without peaceful coexistence. पीसफुल कोएग्जिस्टेंस एक नारा नहीं है, वो एक हकीकत है. और इंडिया में तो it had been like that, barring a few stray incidents here and there, little triflings. It has by and large been very peaceful and very people have coexisted. तो अब बात रही इसमें, आपने दूसरी बात क्या पूछी थी मुझसे कि नहीं आपके लिए हिंदू मुस्लिम यूनिटी का मतलब क्या है? The reason why there is lack today, there's lack of communal harmony, is because we do not understand each other's faiths the way we should. If there are certain components of the faith, we are not able to grasp them. The Muslims do not understand quintessential Hinduism.
and the Hindus are not able to grasp the virtues of Islam. So there are a lot of misgivings and misunderstandings, and those are created by vested interests. It serves their purpose. उनका purpose serve करते हैं वो. कहीं ना कहीं मुझे लगता है पवन जी कि अगर आप हिंदू और मुस्लिम समुदाय की ही बात कर रहे हैं तो वो दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाते. कहीं ना कहीं कुछ भूल चूक हो जाती है समझने में, क्योंकि बहुत सी अच्छी चीज़ें होती हैं और बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि जिन्हें कुछ लोग अच्छा नहीं समझते. जैसे कि फ़र्ज़ कर लीजिए नॉन वेजिटेरियनिज्म, अकॉर्डिंग टू अ पर्टिकुलर सेंसिटिविटी इट मे नॉट बी टेकन एज अ गुड थिंग, बट according to another sensitivity it is the right thing to do. So why there should be a wider and a more intensive effort to understand each other's religions, each other's faiths, and focus on the good points, focus on those points which facilitate convergence. Why do we focus on those points which facilitate conflict? क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट भी किसी भी सिचुएशन में कॉन्फ्लिक्ट भी बन सकता है, कन्वर्जेंस भी बन सकती है. मान लीजिए आपके दोस्त नहीं तो कोई परिचित, कोई दूसरा व्यक्ति लाख कन्विंस करे कि हिंदुस्तान में कम्युनिटी के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन होता है, सरकारी नौकरियों में, ऑफिस स्पेस में, कॉर्पोरेट के रूम्स में, आप बिलीव करेंगे? अगर ये बात मेरे ख्याल से तो मैं नहीं बिलीव करूंगा ऐसे, क्योंकि मेरे साथ तो हुआ ही नहीं आज तक ये. तो मेरे पास कोई कारण नहीं है बिलीव करने का. ना मैं किसी अपने बहुत करीबी इंसान को जानता हूँ जिसने मुझसे आके बताया हो कि साहब मैं क्योंकि एक समुदाय से हूँ इस वजह से मेरा ये काम नहीं हुआ. तो और बहुत से लोग जिनसे मैं मिलता हूँ हिंदू समुदाय के, दे आर वेरी अंडरस्टैंडिंग पीपल, दे रीच आउट, दे अंडरस्टैंड. व्हाई शुड आई से that this is a fact? I would, but if somebody's had that personal experience, I don't know. हालांकि ये आपके ऊपर लागू नहीं होता. मेरे ऊपर तो लागू बिल्कुल नहीं होता. अच्छा, कुछ लोगों को एक जैसे लगता है कि वो ओब्लिवियन में चले गए हैं तो फिर से वापस करेंसी में आने के लिए इस तरह की बातों का इस्तेमाल करते हैं. आपके पुरखे की बात करते हैं हम. जैसे आपने कहा कि साहब मैं तो इस मिट्टी से जुड़ा हुआ हूँ. ऑब्वियसली आपके पुरखे भी नहीं गए बंटवारे के बाद. क्या कहानियां सुनाते थे वो कि क्यों नहीं गए, जाने का मन नहीं किया, या हमारे पास हमें लगा कि नहीं वहाँ जाएंगे तो हम असुरक्षित रहेंगे. वो क्या कहते थे इसके बारे में? वो जो कहते थे वो आज बात सिद्ध हो गई है. और वो बात ये है कि जब वो यहाँ थे, ये उनकी ज़मीन थी यहाँ, तो वो शरणार्थी क्यों बने? वो क्यों जाएं किसी की शरण में? और जो लोग गए उस शरण में उनका नाम था मुहज्जिर. जो यहाँ से बिहार से, यूपी से, यहाँ से सारे जो मुसलमान हैं जो 47 में माइग्रेट किए थे, उधर गए थे पाकिस्तान, उन्हें कहा गया था मुहज्जिर. मुहज्जिर एक बहुत अच्छा शब्द है, क्योंकि हज़रत मोहम्मद के साथ जो लोग माइग्रेट किए थे उन्हें मुहज्जिर कहते थे. तो मुहज्जिर बहुत इज्जत देने वाला शब्द है. तो उन्हें कहा गया था ये मुहज्जिर हैं, हमारे ख़ास मेहमान हैं, इनका ख़ास ध्यान रखना है. क्या हुआ उन्हें? लाइफ has done a full circle for them. आज की तारीख में सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकली डाउन ट्रॉडन सेक्शन ऑफ पाकिस्तानी सोसाइटी, barring exceptions, is the muhajjirs, are the migrants or immigrants from India, from Indian side to Pakistan. So I'm sure that this was definitely a very important reason why my ancestors made their decision not to go that side. And they have been vindicated amply, because here I am. I am their progeny. I'm all right. I'm doing well. अभी जब लड़ाई चल रही है, आपको लगता है कि इस वक्त बड़े, हालांकि इस वक्त चार्ज हैं, हिंदू मुसलमान दोनों कम्युनिटी के लोग चार्ज हैं, ये देश की बात है. हम तो ये चाहेंगे कि यही समा बना रहे रेस्ट ऑफ द डेज के लिए भी. इस समय किस किस्म की यूनिटी आपको लगता है कि होनी चाहिए जो दिखाए कि नहीं पूरा देश एक है? देखिए साहब, आप तो देख रहे हैं आजकल की ज़माने में क्या यूनिटी है. आजकल तो बहुत भयंकर लोग भी बिल्कुल
बिल्कुल मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं, एक ही स्ट्रीम है, जय हिंद वाली स्ट्रीम है और जय हिंद वाली स्ट्रीम ही रहेगी और किसी को दूसरी तरीके से सोचना ही नहीं चाहिए। और रही बात क्या नाम है कि एक सोच की, यहाँ पर एक सोच है, भारतवर्ष में एक सोच है, वो उस सोच की मैं थोड़ी उसमें त्रुटि है, और त्रुटि ये है कि वो पाकिस्तान और मुसलमान को वन एंड द सेम कंटिग्युअस क्यों मतलब एक चीज क्यों देखते हैं। पाकिस्तान may be a majority Muslim country, may be an Islamic country, but it is not the only one. There are so many other Muslim countries. The third largest Muslim population in the world lives in India. It lives in India. So India is a larger, according to that thinking, Indian Muslims form a larger nation than Pakistan. Then why is this parallax? ये पैरालैक्स क्यों होता है कि मुसलमान पाकिस्तान, पाकिस्तान मुसलमान? और वह दूसरी चीज भी देख ली, हिंदूज भी हैं पाकिस्तान में, सिख भी हैं, वो बात अलग है खैर कि हाउ इट इज अ थियोक्रेटिक रिपब्लिक, इट हैज बीन अ थियोक्रेटिक रिपब्लिक, थियोक्रेटिक रिपब्लिक्स हैव फेल्ड एमिनेंटली, वी आर नॉट अ थियोक्रेटिक रिपब्लिक। हालांकि देखिए हिंदू राष्ट्र की तो बात होती है, लेकिन क्या मैं उस पर तो टिप्पणी नहीं करूंगा अभी, लेकिन जो मुस्लिम राष्ट्र हैं उनका कितना भला हो गया, क्योंकि वो मुस्लिम राष्ट्र हैं वो पनप नहीं पाए। जो मुस्लिम राष्ट्र जो हैं थोड़े प्रोग्रेसिव हैं, दे हैव डेवलप्ड, बट दोज लाइक ईरान, दोज लाइक पाकिस्तान and some others have failed miserably. And those like Saudi Arabia have thrived. Why? Because they are progressive. They are not theocratic. They are, they're different. The model is slightly different to theocracy. मुसलमान समुदाय के नेता उस कम्युनिटी के पतन के लिए कहिए या उस तरह से प्रोग्रेस नहीं हुआ, उसके लिए वो कितने जिम्मेदार हैं? उसके लिए वो बहुत ज़्यादा जिम्मेदार हैं, और मैं वाकई उन्हें श्रेय जाता है इस चीज़ का, श्रेय नहीं आश्रय जाता है कि वो the moment they come into electoral politics, electoral gains becomes their motive. Once electoral gains becomes their motive, they are not just the Muslim constituencies do not matter so much to them. So, one thing after the other, and they are usually inefficacious. लेकिन मैं आपसे एक जो मुस्लिम एथिक है उसकी बात जरूर करूंगा इस संदर्भ में। जी। ये कुरानिक एथिक्स जो हैं वो एम्फसाइज करते हैं कि इथोस और जस्टिस जो निकलता है केयर, कंपैशन और अकाउंटेबिलिटी से और जस्टिस से, ठीक है। तो ये Islam is more of a communitarian religion as against a communal religion. It is not a communal religion. It has been grossly misunderstood. Or rather, Muslims, the practitioners of Islam themselves have given an impression that they could have avoided giving. तो ये बात तो है, because as far as my understanding of Islam is concerned, it aims at neighborliness, equity, protection of rights and peace, and definitely tolerance towards other faith. This is quite intrinsic and quintessential to the understanding of Islam. But then there are two things. One is perception about Islam and the other is practice of Islam. So both have gone wrong. Somewhere practices has gone wrong because it has fallen prey to the vested interests of political rulers, and somewhere it has gone wrong because of the perception about Islam. It has not been understood. तो इसमें मैं आपसे एक बात ये कहना चाहूँगा कि again I will go back that it is behoven unto a community, एक हिंदू समुदाय जो है उसे अपने बारे में उसकी ड्यूटी बनती है कि अपने बारे में बताए कि ये हिंदुज़म ये है, वो बताता है कि हम हिंदूज हैं, हम ऐसे, हमारे वेद ये कहते थे, पुराण ये कहते थे, शास्त्र ये कहते हैं, हमारी थॉट प्रोसेस ये है, फिलॉसफी है। लेकिन ऐसा ही और समुदाय में भी होना चाहिए कि दे शुड एक्चुअली रीच आउट टू द non-practitioners of their religion and give them to understand कि what does our religion mean,
And I think the Muslims have been lacking in this. सोफिया कुरैशी जी के बारे में क्या ख्याल है आपका? क्या इसको मतलब उसको एक इस देश की सरकार ने उसको एक लीडरशिप रोल में रखा है, ये क्या मैसेज भेजेगा? I think it is a brilliant message. The message is brilliant, and the fact is the reality that she is an army officer. She has risen like any other officer to the rank of a colonel. She has to her credit, I believe, of what I read, quite a few achievements. She could be in a position where she could be the spokesperson of one of the spokespersons of Operation Sindoor. लेकिन ये जो फिर ये तो हो गई ये फैक्चुअल बात, एक है posturing. The posturing is brilliant. I think this was the time to do something like this. I couldn't appreciate more the role of the way this has been done, particularly because it is a very female thing. I mean, it is also it has to do a gender. It's a gender thing, because what happened in Pahalgam happened against the women. The men are gone. तो सिंदूर तो उनका गया. तो ऑपरेशन सिंदूर, absolutely on the dot, wonderful name. The briefing of Operation Sindoor by two ladies, one Hindu and one Muslim, brilliant idea. इस देश में मुसलमानों को ये क्यों लगना चाहिए कि वो मार्जिन पे है, उसका ख्याल नहीं रखा जा रहा है, वो देश की मुख्य धारा में नहीं है, जबकि एक से एक लीडरशिप रोल में आप किसी भी, चाहे आप बैंक्स की बात कर लीजिए, चाहे आप इंश्योरेंस कंपनीज की बात कर लीजिए, चाहे आप देश में पॉलिटिक्स की बात कर लीजिए, किसी भी सेक्टर में आप बात कर लीजिए, आप आर्मी में बात कर लीजिए, हमारे एक से एक ऑफिसर हुए हैं इस देश में. भारत सरकार के इंटेलिजेंस ब्यूरो में भी उस कम्युनिटी के लोगों ने काम किया. तो इस देश के मुसलमान कम, मुझे लगता है कि क्या सोफिया कुरैशी के पोजिशनिंग से इस सरकार इस देश में मैसेज, पूरी दुनिया में मैसेज भिजवाना चाहती है कि इस देश में मुसलमानों के साथ कोई अन्याय नहीं हो रहा है, वो जहाँ ब्रिलियंट हैं वहाँ पे अपनी पोजीशन पाते हैं, उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है. ये मैसेज बड़ा कन्विंसिंग है साहब. ये मैसेज तो बहुत कन्विंसिंग है, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ फैक्ट्स कन्विंसिंग है ना. क्या फैक्ट्स कन्विंसिंग है? 3 प्रेसिडेंट्स रह चुके हैं आपके मुस्लिम समुदाय से, प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया. आपके बहुत बड़े बड़े पार्लियामेंटेरियंस रह चुके हैं मुस्लिम्स. आपके डायरेक्टर इंटेलिजेंस DIB, वेरी सेंसिटिव पोजीशन, वो मुसलमान रह चुके हैं. एयर चीफ मुस्लिम रह चुके हैं, एयर चीफ मार्शल इदरीस लतीफ़, एंड so many army commanders, General Shah, for example, and so on and so forth. अब ये तो in the entertainment industry, which directly addresses a very large population. How come Shah Rukh Khan is so popular in India? I mean, are we to believe that Shah Rukh Khan has only Muslim fans? No, I think he has more Hindu fans. He is Shah Rukh Khan more because of Hindus than he's because of Muslims. Sports. One area. Cricket, particularly. Pataudi, Azharuddin, Mohammad Shahid. I mean, you name it. Zafar Iqbal, cricket captains, hockey captains, and so on and so forth. I mean, there is shooting captains. So there is a lot of. I mean, it is definitely. ये कहना कि Muslims do not have a pride of place in India is completely false. That's not true. I want to repeat a thought of Dalai Lama, which is a pearl by itself. Religious harmony is the most valuable treasure of India. India, क्योंकि एक मल्टी रिलीजियस मल्टी कल्चरल समुदाय है, तो उसमें ये बहुत एक ज़रूरी अहम थॉट है. और इसी से I mean, if you take for example religions, तो religions में क्या है कि एक concept है कि you live your life, what happens after life. So something always survives the death of the physical body. So the goal of life should be to optimize what happens thereafter. This is cardinal to all religions. Does this not have gravitas enough to pull people together? Yes, and coexist?
ये हमारा जो जीवन है एक दिन खत्म होना है, जी तो इसमें मेरे ख्याल से बहुत ग्रेविटास है. यू नो, नो रिलीजन इन द वर्ल्ड टीचेस हेट, hatred. No religion teaches hatred and aggression. Not even Islam. नहीं, मैं पूछता हूँ ना. Religions always teach unity, love, and compassion in society. Every religion of the world teaches unity, love, and compassion. जो कार्डिनल वैल्यूज हैं सारे मजहबों की, सारे रिलीजन्स की, वो एक ही हैं. चाहे वो हिंदुइज्म हो, इस्लाम हो, सिखिज्म हो, क्रिश्चियनिटी हो, दे ऑल द सेम. इट इज व्हाट वी कल आउट. हम क्या देख रहे हैं, हमारे नजरिए पर, हमारी दृष्टि पर है ये कि हम क्या देखना चाहते हैं दूसरे के मजहब में. उसमें त्रुटियां देखना चाहते हैं, उसमें भलाइयां देखना चाहते हैं, वो हमारे ऊपर है. आई वुड लाइक टू क्लोज बाय दैट a couplet which has been recited by someone, कि पता नहीं क्या करने आए थे और क्या कर बैठे, कहीं मंदिर बना बैठे और कहीं मस्जिद बना बैठे. हमसे तो अच्छे परिंदे हैं कि जो जब चाहा मस्जिद पर जा बैठे और जब चाहा मंदिर पर जा बैठे. सही बात है. तो दैट्स द रियलिटी. नहीं, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जावेद साहब बात करने के लिए हमसे. धन्यवाद बहुत बहुत आपका मुझे यहाँ बुलाने के लिए. उम्मीद करता हूँ कि आपको बोर नहीं किया. जी जी, बहुत मजा आया.